मैं तो पूरी रात सो पाया ढंग से कोई भजन जा रहा है खाने। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में, और वो जो क्लास आपकी होगी मिशन 2021 की क्लास नंबर 24, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इस क्लास के अंदर आज आपका नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा और नया जो टॉपिक है वो है आपका डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, सारणिक। और आपको पता ही होगा कि इसका आपके पास एक सवाल तो पक्का आता ही है एग्जाम में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो पक्का आपके पास इस डिटर्मिनेंट का पूछा जाता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पक्का क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर जरूर आता है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है। और चूज करने के बाद में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोड अगर अप्लाई करने के लिए अगर कोई ऑप्शन आता हो तो आप ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हैं, RS सर लाइव। ठीक है, ये वाला कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं कोड पूछा जाए तो पैसे नहीं कटेंगे, है ना। कोड को अप्लाई करने से पैसे कटेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि स्पेशल क्लासेस जो फ्री वाली क्लासेस देखते हैं उसमें भी आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस टीचर ने आपको रेफर किया है। तो यार हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा नाम ले लीजिएगा, है ना। RS सर लाइव आप कोड अप्लाई कर देना। चलो जी, आप मेरी स्पेशल क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। ड्रीम एयरफोर्स के नाम से मेरा फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट वहां पर होता है। और अब जो मेरा है वहां पर क्लास 9 AM पर स्टार्ट हो गया। जिन भी बच्चों को पता नहीं हूं मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी पर मेरी सुबह क्लास आती है 9 AM पर। वो आपका होता है प्रैक्टिस सेशन। और इसके अलावा रिपीटर और फ्रेशर बच्चों के लिए मैं 2 अलग अलग क्लासेस लेकर आऊँगा। उसका जल्द ही मैं शेड्यूल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। ये अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर। यहाँ पर मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासेस का जो PDF है, क्लासेस का लिंक है, और अनअकैडमी की क्लासेस का लिंक है, सबका ना, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स सबका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारी टीम है, इससे तो आप अच्छे तरीके से रूबरू हो चुके होंगे। कोई भी जो बच्चा नया है तो कुछ सुनकर ही हमारे चैनल पर आया होगा। ये हमारी टीम बिल्कुल दमदार, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो गया है। आज मैंने टाइम, है ना, आज टाइमिंग चेंज कर दिया है। अच्छा, मैट्रिक्स का PDF नहीं मिला, एक बार जाके देख लेना, मैंने डाल दिया है अभी जस्ट 20 मिनट पहले ही। मैट्रिक्स की जो सारे जो PDF हैं वो डाल दिए हैं। चलो भाई साहब स्टार्ट कर दिया जाए, आज का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में मैं क्या लिखवाता हूँ आपको पता है, आई लव माई पेरेंट्स लिख दें और फटाफट से 1 घंटे के लिए बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतरने वाले हैं। नए टॉपिक की स्टार्टिंग है और मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि इतना छोटा सा टॉपिक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है तो वो मैं आपको करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेशन भी आपके पास आ जाएगा। चलो जी, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। एक बार मैं देखना चाहूंगा आई लव माई पेरेंट्स। और आई लव माई पेरेंट्स लिखने से नहीं होगा सर, आपको फील करनी है। आपके घर वालों की जो इमोशंस है, जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनको फील करना है दिलो दिमाग तक। ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट दिल दिमाग तक उतर जाएंगे। फालतू किसी बच्चे को कमेंट नहीं करना है, चाहे कोई दूसरा कुछ भी करे, आपको फालतू कमेंट नहीं करना है। चलो जी, बहुत शानदार बेटा, चलो स्टार्ट कर दिया जाए। तो भाई अपना जो मुद्दा है आज की क्लास का वो है आपका क्या, डिटर्मिनेंट। सर ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? सर ये डिटर्मिनेंट जो आपके पास होता है इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है सारणिक। क्या बोला जाता है? सारणिक। ये क्या बला है वो बताओ। तो सर ये जो बला है वो मैट्रिक्स की जैसी है। मैट्रिक्स जो आपके पास होता है उसका अपन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा आपके पास इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या होता है आपके पास, मैट्रिक्स और सारणिक का जो डिफरेंस है उन दोनों के अंदर में, दोनों में चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एक साइड तो मैं आपके पास लिख रहा हूं मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता है, और दूसरी साइड में लिख रहा हूं आपके पास डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक का, कि इन दोनों के अंदर आपके पास क्या होता है। ठीक है,
चलो जी, दूसरी पहली बात मैं आपके पास बताऊं कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका मान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जबकि डिटर्मिनेंट जो आपके पास होता है उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास होता है वो आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर का मतलब समझ रहे हो, आयताकार है ना, आयताकार। और आपके पास वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। जबकि ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास होता है वो क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है, मतलब हमेशा ही वर्गाकार होता है। ठीक है, हमेशा वर्गाकार होता है। तीसरा जो इनमें डिफरेंस है वो है आपके पास इसके नोटेशन में। कैसे कि सर मैट्रिक्स जो आपके पास होते हैं उसके एलिमेंट आपके पास इस ब्रैकेट में या फिर इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स अगर लिखी हुई है ये ए मैट्रिक्स, तो इस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, सारणिक होगा, उसको या तो ऐसे बॉडी कार्ड लगा के या फिर अपन ऐसा साइन के द्वारा शो करते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ आपको इसको शॉर्ट में DET भी लिख दिया जाता है। DET का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट, मतलब क्या होता है, सारणिक होता है। आगे बात समझ में, तो ये वाली चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। चौथी बात पे आपको दोनों में अंतर बताऊं कि अगर कोई कांस्टेंट से अगर आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये कांस्टेंट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जबकि यहाँ पर जो अपन डिटर्मिनेंट के अंदर करते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर या तो आपके पास कोई कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट या तो आपके पास इस रो से मल्टीप्लाई होगा या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये जो आपके पास बाहर वाला एलिमेंट है या तो रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर कॉलम से, सारे एलिमेंट से एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। आ गई क्या बात समझ में? फुल सिलेबस कराओगे मतलब अभी भी विश्वास नहीं है तुझे, हैं? अब कैसे विश्वास दिलाऊं मैं, लिख कर दूं तेरे को? अरे भाई साहब, अभी एक बार थोड़े दिन पहले देख लो कि हमारी कितनी क्लासें रेगुलर आ रही है। यहाँ पर फेकालॉजी वाला काम है ही नहीं, ठीक है ना। जब जिस दिन बोल दिया कि जैसे मैंने बोला कि कल की मेरी छुट्टी रहेगी, तो मैंने परसों बोल दिया था कि यार मेरी छुट्टी रहेगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। और काम भी आपको बता दिया था। इतना तो यार हम ऑफलाइन में नहीं बताते, इतनी केयर करते हैं आपकी, ठीक है ना। एक बच्चे ने कमेंट किया टेलीग्राम चैनल क्या है? बेटा आंखों से पर्दा हटाओ ठीक है ना। और एक बार क्या मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, शाहरुख खान केवल मेरे को देख पा रहे हो आप, है पूरी स्क्रीन को देखा करो, तब आपको दिखेगा यहाँ पे टीम आर सर, ठीक है। और बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, मेरे से भी सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। PDF के लिए ये चैनल आपको ज्वाइन करना है चलो तो आगे चलते हैं, है ना। चलो वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपके पास दो टाइप के डिटर्मिनेंट जिनका वैल्यू अपने को पूछा जाता है, फिर उनके अंदर क्या क्या अपन ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन हार्ट का अलग है ना, नाक का अलग, कान का अलग, गले का अलग है, सबका। तो अलग अलग ऑपरेशन, अपन कुछ प्रॉपर्टीज है उन ऑपरेशंस, उनसे ऑपरेशन करना सीखेंगे। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एक्सटेंशन से, कि कैसे अपन प्रसार करते हैं। चलो समझो, अगर आपके पास दे रखा है ABCOD, ये दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का, 2 × 2 का अगर कोई डिटर्मिनेंट अगर आपके पास हो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो एक्चुअल के अंदर ये क्या होगा आपके पास, ये होगा AD और बीच में आता है माइनस AD माइनस का BC, ठीक है। जैसे और नमूने देखते जाओ, 2 × 2 का कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपके पास हो, लिखा हुआ है आपके पास 2, 3, 4 और 5 अगर आपके पास लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो क्या होता है, वो होगा आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 10 - 12, 10 - 12 मतलब माइनस का 2, है ना। ये 2 × 2 के जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। अब 3 × 3 के अंदर देखो क्या चीज़ होती है। 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें भी करते हैं अपन प्रसार, उसमें भी क्या करते हैं, प्रसार, है ना। कैसे करते हैं प्रसार वो देख लेना। ये आपके पास 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रसार। और प्रसार या तो किसी पंक्ति के सापेक्ष किया जाता है, या तो कोई रो के रेस्पेक्ट में किया जाता है, या फिर कोई कॉलम हो उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। आइदर रो और कॉलम, है ना, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के रेस्पेक्ट में। इसमें साइन कन्वेंशन ऐसा होता है कि पहले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में प्लस का, फिर माइनस, अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस का साइन लेते हैं।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं पे भी घूम जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे है ना पूरी डिटरमिनेंट में। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर प्रसार करता हूं तो ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उनको छोड़ दो। ये 1 जो है आपके पास इस रो में है, इस कॉलम में है, ये छोड़ दो, तो बाकी आपके पास क्या बचा है। जैसे 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्रसार कर रहा हूं तो ये बचेगा आपके पास 5 6 1 और 2 बचेगा, ठीक है, ये बचा 2 × 2 का। अगर मैंने इसके रेस्पेक्ट में अगर प्रसार किया तो ये तो रो गई, ये कॉलम गया, तो ये आपके पास आएगा 2 के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में प्रसार माइनस का होता है क्योंकि अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस होता है। माइनस इसके रेस्पेक्ट में अगर आप प्रसार करते हो तो क्या क्या बचेगा आपके पास, 4 6 और 0 और 2, ठीक है। फिर आपको इसके रेस्पेक्ट में अगर प्रसार करना है 3 के रेस्पेक्ट में तो ये होगा प्लस का, और क्या आएगा 4 5 0 और 1, 4 5 0 और 1, ठीक है। अब प्रसार कर दो, कैसे करते हैं समझो। वही 2 × 2 का जो यहाँ पर किया है वैसा का वैसा ही। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो 10, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा आया। बाहर 1 से मल्टीप्लाई, बाहर है आपके पास -2, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 - 0। अगर आप इसको करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 माइनस का 0। तो इसका मतलब आपके पास कितना आया, 4 माइनस का 16 और प्लस आपके पास 12, 12 और 16, 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0। तो आप जो वैल्यू काउंट करोगे वो वैल्यू आप इस तरीके से काउंट करोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कोई भी डिटरमिनेंट जो आपके पास 3 × 3 का होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से प्रसार से की जाती है। यहाँ पर मैंने एक जो लाइन थी ना, पहली रो थी, उसके रेस्पेक्ट में किया। आप चाहे तो कॉलम ले सकते हो, कैसे करते हैं मैं रूल आगे बताऊंगा आपको ना, जो आपको सिंपल पड़ेगा उसी तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट है ना। और देख लो 1 2 क्वेश्चन है ना। जैसे मान लो कि आपके पास पहले वाला जो क्वेश्चन था 1 2 3 और यहाँ पे है 4 5 6 और यहाँ पे है 0 2 और 3। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो और कॉलम वाइज अगर अपन कैसे एक्सपेंड इसको करते हैं कॉलम वाइज, जैसे मान लो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है तो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में किया तो ये 1 इस रो और इस कॉलम को गायब कर देगा। क्या बचा आपके पास, 5 6 2 और 3 बचा, ठीक है ऐसा। फिर इस 4 के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस का फिर ये माइनस का, 4 के रेस्पेक्ट में ये वाली रो ये वाला कॉलम गायब। क्या बचा, 2 3 2 और 3, ठीक है ऐसा। 0 के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 0, है ना ऐसा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आया, 15 - 12। तो ये जो आपके पास आएगा, अच्छा कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या मैंने, देख लेना एक बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। तो ये आपके पास 15 माइनस क्या आएगा, 12। अगर आप एक्सटेंशन इसका करते हो तो क्या आएगा, 15 माइनस का 12। आप यहाँ पे करते हो तो 4 के रेस्पेक्ट में ये इधर मल्टीप्लाई, 6 माइनस का 6। और 0 के रेस्पेक्ट में चाहे करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो आपके पास 0 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। आ गई बात समझ में। अरे यार थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ऑनलाइन के अंदर यही होता है। ऑनलाइन के अंदर बच्चा ये सोच कर आता है कि मुझे तो भाई साहब 5 मिनट में सब कुछ दे देंगे। ऑफलाइन के अंदर तो क्या है कि बच्चे फीस जमा करवा देते हैं, उसके बाद में टीचर चाहे जो पढ़ाए नहीं पढ़ाए सब चलता है। लेकिन जब बच्चा ऑनलाइन के अंदर आ गया तो उसको इतना सा पेशेंस नहीं है कि कोई अगर टीचर अपने को फ्री में पढ़ा रहा है और यहाँ पे डेडिकेटेड होके अगर पढ़ा रहा है तो यार हम वेट कर लें। चलो कोई बात नहीं, आप नए हो शायद चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे मैं चलता हूँ आपके पास शॉर्ट ट्रिक पे, है ना, क्योंकि एक बच्चे ने कहा था, उस बच्चे के मन की बात ही मैंने बता दी है अच्छा चलो देखो कैसे करते हैं, एक बार समझना जरा, है ना, कि कैसे एक्सटेंशन करते हैं, कैसे अपन शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो आपके पास है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है उस शॉर्ट ट्रिक को एक रूल से बोलते हैं अपन, है ना। ये जो आपके पास इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है इसको एक रूल से बोला जाता है और उस रूल को अपन क्या बोलते हैं, सारूस रूल बोलते हैं। क्या होता है, सारूस रूल। मैं आपको भाई आगे अगर याद दिलाऊं, आगे जब भी मैं आपको याद दिलाऊं तो याद रहना चाहिए कि सारूस रूल क्या चीज होती है, क्या भला है सारूस रूल। तो ऐसे करते हैं सारूस रूल के अंदर, अगर मान लो कि आपको ऐसा दे रखा है ABC, ऐसा दे रखा है ABC BCA और क्या दे रखा है CAB CBA, ऐसा दे रखा है। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस सारणी का जो वैल्यू अगर अपने को निकालना हो, कोई भी इस टाइप का कोई भी सारणी का है,
3 इंटू 3 का, ये जो आपके पास सारूस रूल अगर अप्लाई करते हैं तो वो करते हैं ओनली 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट के लिए ही, है ना। ओनली 3 इंटू 3 के डिटर्मिनेंट के अंदर सारूस रूल को अपन अप्लाई करते हैं। तो ये 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो शुरू के जो 2 कॉलम है उसको आप क्या कर दो, रिपीट कर दो। शुरू के 2 कॉलम को अगर आप रिपीट करोगे तो क्या आएगा, ABC। दूसरे कॉलम को रिपीट करोगे तो क्या आएगा, BC, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास B आ जाएगा। कहीं देख लेना एक बार, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। तो मान लो इसी टाइप का डिटर्मिनेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको A से मल्टीप्लाई करना है, A से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। A का इसका, इसका इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, A से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो एरो मार्क है वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर से नीचे जब आएगा तो वो लिखे जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर से जब आएगा तो लिखा जाएगा पॉजिटिव। लिखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, A²C। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का लिखा जाएगा ABC। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, B²C लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करते हो, एक बार तो ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर की साइड, ऐसे 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 आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन ये लिखा जाएगा माइनस में, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का A²B, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का AB²। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए कि सारूस रूल से अपन किस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसका एक नमूना मैंने आपको दिखा दिया। आ गई क्या बात समझ में, आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है। चलो अभी मैं इसी के, हालांकि आपको एग्जांपल और बताऊंगा कि कैसे वैल्यू अपन और कैलकुलेट करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे छाप रखा है कि मेरे पास एक्चुअल के अंदर डिटर्मिनेंट तो यही थी, है ना, सारणिक तो यही थी, लेकिन मैंने शुरू के 2 कॉलम को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। पहला कॉलम इधर, दूसरा कॉलम रिपीट, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। जब ये एरो मार्क ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएगा तब जो वैल्यू आएगी वो तो लिखी जाएगी आपके पास क्या, पॉजिटिव। लेकिन जब इधर से नीचे की तरफ आता है ना, मतलब ये एरो मार्क आप इधर लगाओ ताकि याद रहे ऐसा, तो आपके पास वो क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव। आ गई होगी बात समझ में। सारूस रूल से अपन किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया क्या समझ में। अरे और फालतू की कमेंट मत करोगी, ये कराओ ये कराओ, थोड़ा सा आप ऐसा करो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना उस पर फोकस करो, ठीक है। ये समझ में आएगा तो सब करा दूंगा मैं। अरे आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। एक नमूना दिखाता हूँ, एक और नमूना दिखाऊँ आपका, और आप मेरे साथ में जब क्वेश्चन मिल जाए आप सारूस रूल अप्लाई करके आप अपने आप में फील करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो जी, अगर मैं ऐसा लिखूँ आपके पास कि ऐसा लिखा मैंने 1 2 3, यहाँ पे 2 3 -1 और 0 माइनस का 2 और 3, ये आपके पास सर एक डिटर्मिनेंट है, और इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कि इसका वैल्यू। सर सारूस रूल से करेंगे एक एक बच्चा, और फील अगर आ जाए तो फटाफट से कमेंट कर देंगे मुझे कि सर सारूस रूल समझ में आ गया है हमारे, ठीक है। और एक एक बच्चा केवल सारूस रूल से ही करेगा, चाहे आपको सारे तरीके आते हो। सारूस रूल आपको सीखना है, सारूस रूल आपको सीखना है। जवाब दीजिएगा कैसा, आपके पास क्या आंसर आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, जिनको नहीं आया वो देखो। शुरू के जो 2 कॉलम है इसको रिपीट कर दो इधर। शुरू के 2 कॉलम को जब रिपीट करोगे तो 1 2 और 0। इस कॉलम को जब आप फिर से रिपीट करोगे 2 3 माइनस का 2। समझ गई बात को कि शुरू के 2 कॉलम को रिपीट कर दिया। अब आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई, 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 समझो। तो इसको अगर आप इस पंक्ति को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, 0। इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा 6 माइनस का 12। ये तो भाई साहब मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, अपन ने खुद ने थोड़ी लगाया है, माइनस का 12। ये तो हो गए आपके पास पॉजिटिव वाले। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ये 0, ये आपके पास -2 -1 होता है 2, इससे मल्टीप्लाई किया 2, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस का साइन नो लगा देते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया 4 दिया 12। आ गई होगी बात समझ में। इसका मतलब आप माइनस जब करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3, 12 और 2 14, माइनस का 14 कितना आ गया, माइनस का 17। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा माइनस का 17। आया क्या समझ में। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो फटाफट से। माइनस का 13 आ रहा है एक बच्चे के, माइनस का 18 आ रहा है, क्या बात है। एक एक बढ़ा दिए कि एक एक कम कर दिए। समझ में आ गया, क्लियर हुआ सारूस रूल।
सारूस रूल क्लियर होना चाहिए, सारूस रूल से ही करने के लिए मैंने कहा था, है ना। चलो जी, सारूस रूल से करने के लिए मैंने कहा था, सारूस रूल से करने के लिए मैंने कहा था, इसकी वैल्यू बताओगे अब आप मेरे को कि सर सारूस रूल से ये भी आराम से हो जाएगा, ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी, है ना। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट में दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आपके पास सारूस रूल से क्या आपका आंसर सही आया है वो मैच करना, क्योंकि जो आंसर आएगा वो आप टाइप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, टाइप कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट मिल जाए। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, और इस सारणिक की जो वैल्यू आपके पास है ना। चलो, सारणिक की वैल्यू अपन किस तरीके से कैलकुलेट करें समझ गएगा। 3 × 3 में सारूस रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपको दे रखे हैं वो क्या है, वो 3 कॉलम 3 रो है। तो अपन क्या करेंगे, शुरू के 2 कॉलम को रिपीट कर देंगे। क्या आएगा बोलो, ये ए बी सी, यहाँ पर आपके पास बी सी और ए आ जाएगा। अब आप कर दो मल्टीप्लाई। कैसे सर, इसको इधर मल्टीप्लाई ए बी सी, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कितना हो गया जुड़कर 3ABC हो गया। आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सी क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। एक लाइन में आंसर आ जाता है अगर आप दिल दिमाग को ध्यान में रखते करते हो, है ना। हाँ बिल्कुल, दिमाग अगर पढ़ने में रहता है ना और किसी की अगर याद आती रहती है तो गलतियां हो जाती है, समझिएगा। केवल पढ़ाई के टाइम पर और किसी को याद नहीं करे, ठीक है ना। हाँ, याद को आसपास में नहीं भटकने दे, केवल आपका ध्यान केवल क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, तू कर, तू और शॉर्ट ट्रिक ढूंढ फिर। आई बात समझ में। अभी मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि यार सारूस रूल बेनिफिशियल है ना। अब वो कहाँ पे होता है, वो होता है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके होते हैं। एक्सपेंशन से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एक्सपेंशन से आ सकता है। इसका एक्सपेंड कर दो आप, आ जाएगा, उसमें कैलकुलेशन कर लो। कई क्वेश्चन सारूस से सिंपल होते हैं, कई रूल एक्सपेंशन से सिंपल होते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे चलता हूं मैं। यहां पर आंसर आएगा ये 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे सर आपके पास एक नया जो आपके पास टॉपिक है वो है माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो समझना इस चीज को कि ये माइनर क्या होता है और कोफैक्टर आपके पास क्या होता है, ये भी बहुत ही शानदार वाली चीज है, ठीक है। 2 चीजों को अपन डिस्कस करेंगे, वो क्या होते हैं, माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ सर माइनर की। माइनर क्या होता है, तो माइनर जो आपके पास होता है इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है उपसारणिक। क्या बोला जाता है, उपसारणिक इसको बोला जाता है, ठीक है। समझना कि सारणिक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका माइनर अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि सर मेरे पास आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है, A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पर आपके पास है A21, यहाँ पर A22, यहाँ पे है A23, यहाँ पर है आपके पास A31, A32 और A33। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट के मतलब इस सारणिक के हर एलिमेंट का मेरे को माइनर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास A11 जो है, A11 का उपसारणिक मुझे कैलकुलेट करना है। हर एलिमेंट का अलग अलग होता है इसके अंदर। A11 का उपसारणिक क्या होता है, A11 का जो उपसारणिक होगा उसको अपन कैपिटल M11 से डिनोट करेंगे। A11 का जो उपसारणिक होगा उसको कैपिटल M11 से डिनोट करेंगे। और इस एलिमेंट का जो आपके पास उपसारणिक होगा, इस एलिमेंट का जो उपसारणिक होगा, कोई भी एलिमेंट हो चाहे वो दुनिया में, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो तो आप छोड़ दो, जिस जिस पे मैंने रेड मार्क किया है उनको छोड़ दो। मतलब जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, वो जिस रो और जिस कॉलम में है वो तो छोड़ दो, और बाकी 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू निकाल लो। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर। कितना आया, ये आया आपके पास A22 A33 माइनस आपके पास A32 और A23, है ना। ये आपके पास क्या हुआ, A11 का माइनर, A11 का उपसारणिक। अगर मान लो कि आपको इस एलिमेंट का निकालना हो, A12 का निकालना हो, कि A12 का सर जो माइनर होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल से, कैपिटल M से, कैपिटल M12 से, है ना, कैपिटल M12 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इस एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको कैपिटल M12 से रिप्रेजेंट करेंगे
और ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो। ये पहली तो रो में है, इसको छोड़ दो, सेकंड कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बाकी इसको इधर मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या कि M12 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास A21 A33 और माइनस आपके पास A31 और क्या आ जाएगा A23 आ जाएगा। सेम मेथड है, चाहे दुनिया में कोई सा भी एलिमेंट हो उसका माइनर निकालने के लिए वो जिस रो जिस कॉलम में वो छोड़ दो और बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लो। मान लो कि सर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का निकालना है, तो डायरेक्ट ही A33 का जो माइनर होगा, A33 का जो माइनर आपके पास होगा उसको लिखा जाएगा किससे, कैपिटल M33 से लिखा जाएगा, कैपिटल M33 से लिखा जाएगा। और ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दो, ये तो रो गई, ये कॉलम गया, इसको इधर मल्टीप्लाई, A11 A22 माइनस आपके पास A12 और A21, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। और निकालो जो आपकी इच्छा हो। चलो सर मान लो कि आपके पास इसका पूछ लिया A31 का जो माइनर होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा M31 से, है ना, M31 से। अब ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो भूल जाओ, ये आपके पास रो गई, ये कॉलम गया, जो बच्चे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा A12 और A23 और माइनस आपके पास A22 और क्या आ जाएगा A13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास उपसारणिकों की बात हो गई। आ गई क्या बात समझ में? ये बात किसकी हो गई, उपसारणिकों की, कि उपसारणिक जो अपन निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, वो जो एलिमेंट का उपसारणिक निकालना हो जिस रो जिस कॉलम में वो छोड़ दो और बाकी की डिटरमिनेंट की वैल्यू ही क्या होती है, उपसारणिक होती है। ठीक है, समझ गए ना बात को। A12 में नेगेटिव आएगा जितना, मतलब मैं गलत बता रहा हूँ तेरी सोच के अनुसार, मतलब यार कोई चीज का थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, मैं आपको बोल देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे जो कोई टीचर पढ़ाता है ना वो शायद अपने नॉलेज से ही पढ़ाता होगा, एक्सपीरियंस से पढ़ाता होगा। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, उपसारणिक की हुई। ठीक है, आगे जो मैं बात आपके पास करता हूँ वो है सर आपके पास कोफैक्टर। अगली जो टर्म मेरे पास है वो है सर कोफैक्टर। कि कोफैक्टर क्या होता है ये बताओ। कोफैक्टर का मतलब होता है सर सहखंड। क्या होता है, सहखंड। और इसके अंदर याद रखने की थोड़ी सी ही चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें ये है कि जो अपने को याद रखनी पड़ती है, बाकी तो बिल्कुल बेसिक सा है, आ जाएगा समझ में। चलो जी, अगर आपके पास ऐसा है A11 A12 A13 है ना, ऐसा है, तो यहाँ पर है A21 A22 A23 और यहाँ पर है आपके पास A31 A32 A33, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। अब मुझे जो कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट करने हैं कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं। कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क होता है, ये जो कोफैक्टर आपके पास होता है उसको डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाई, या तो अपन कैपिटल AIJ से इसको डिनोट कर दें, ऐसा डिनोट कर दें, या फिर इसको जो अपन डिनोट कर दें वो कर देंगे अपन कैपिटल FIJ से डिनोट कर देंगे। कैपिटल F से भी डिनोट किया जा सकता है, कैपिटल A से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, इन दोनों में से किसी से भी इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल AIJ जो आपके पास होता है वो होता है -1 की पावर I प्लस J और होता है साथ में MIJ होता है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो सर इस फॉर्मूले का चक्कर थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, ये माइनस का चक्कर और आ गया, मतलब ये जो आपके पास जो अपन ने माइनर कैलकुलेट किए थे उपसारणिक, एक बच्चा बोल रहा था कि सर साइन भी आएगा, वो साइन आता है किसमें, वो आता है कोफैक्टर के अंदर आता है, समझ गए ना बात को, वो कोफैक्टर के अंदर आता है, जो साइन आता है कोफैक्टर में आता है। तो समझ जाना कि इसके अंदर -1 की पावर I प्लस J है, माइनस अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें अल्टरनेट सीक्वेंस में तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कोफैक्टर। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, बस दोनों में यही फर्क है। कोफैक्टर में तो साइन लेते हैं और माइनर के अंदर जैसा आता है वैसा का वैसा लिखते हैं, इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट सीक्वेंस में इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो समझना चीज को, जैसे मान लो कि मैं कहूं आपको कि सर A11 का निकालो आप, है ना, A11 का कोफैक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल A11 से और वो आएगा -1 की पावर 1 प्लस का 1 और M11 आ जाएगा। अब M11 आपने पहले कैलकुलेट किया है, कैसे,
कि 1 1 जिस रो और जिस कॉलम में वो छोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपके पास -1 की पावर वैसे ही इवन पावर होगी तो प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा A22 A33 और माइनस आपके पास माइनस का A23 और A32। ठीक है बात है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। अब सेम भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। अब देख लो कि M11 और ये सेम ही है, और सेम उसमें आएगा जिसके अंदर इन दोनों का जो सम है i प्लस जे की जो वैल्यू अगर आपके पास इवन नंबर आ जाए, ठीक है, या फिर i प्लस जे की जो वैल्यू है वो आपके पास ओड नंबर अगर आ जाए, अगर इवन नंबर आता है तो क्या होगा, नो चेंज, जो आता है ना वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। लेकिन अगर ओड नंबर आ जाता है तो मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन, है ना, नेगेटिव से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप एक माइनर किस में बन जाएगा, कोफैक्टर में। आ गई क्या बात समझ में? देखो समझना, जैसे मान लो कि कोई भी रेंडमली उठा के आपको एक एलिमेंट दे दिया कि सर इसका आप कोफैक्टर बताओ, चलो मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूं। इसका ये मेरे पास है A23 कि इसका जो कोफैक्टर आपके पास है, इसका जो कोफैक्टर आपके A23 जो आपके पास है, ये जो एलिमेंट आपके पास है, ठीक है, ये A23 जो एलिमेंट आपके पास, A23 जो आपके पास एलिमेंट है उसका अगर आपको कोफैक्टर निकालना हो, है ना, तो वो कैसे निकाल लेंगे, सुनिएगा जरा कि सर कोफैक्टर माइनर आपने बोला एक ही चीज होती है, बिल्कुल एक ही होती है, केवल फर्क है तो किसका, माइनस का। तो सर एक बार आप सोचो कि माइनर क्या होगा इसका, कि सर ये वाली पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये इससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब आपके पास A11 A32 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, A31 इंटू A12 आ जाएगा। ये वाली रो गई, ये कॉलम गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो सर इसका क्या आया, माइनर आया। लेकिन सर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, क्योंकि सर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 2 और 3 को तो 5 मतलब ओड नंबर आया, और ओड नंबर के केस में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास क्या आ गया, कैपिटल A23 आ गया। बात समझ में आई होगी आपके, कैपिटल A23 आ गई क्या बात समझ में? दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क यही है कि इस ये जो कोफैक्टर होता है इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, कब, जब इन दोनों का मतलब रो और कॉलम का नंबर को, दोनों का जो योग है, सम है, अगर वो ओड नंबर आ जाए तब तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज जो आता है वही रहने दो। आ गई बात समझ में? आ गई है, चलो जी बहुत बढ़िया। आगे चलो, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे अपन बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज पे, है ना, प्रॉपर्टीज पे समझना प्रॉपर्टीज को, क्योंकि इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेस पे। ये जायदाद आपके नाम कर रहा हूँ, 6 प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, ये आपके नाम हो रही है, समझो भाई। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जयपुर में प्लॉट है भाई साहब आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये आपके नाम हो रही है। सुनिएगा बिल्कुल आराम से आपके नाम हो जाएगा, दिल दिमाग तक उतर जाएगा। कोई भी जो डिटरमिनेंट है, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज यदि कर दिया जाए, रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, जिसको एक लैंग्वेज में ट्रांसपोज भी बोला जाता है, जो मैट्रिक्स में होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं बोलते अपन, ऐसा समझ लो आप तो, कि रो को कॉलम और कॉलम को यदि रो बना दिया जाए तो आपके पास उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, समझना। जैसे एक नमूना देखो कि इस नमूने के अकॉर्डिंग कैसे होगा, कि सर जैसे नमूना है मेरे पास कि 1 2 3 4 ऐसा है, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू बताओ। तो सर इसकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो क्या होगी सर, 4 माइनस का 6, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 आया। अब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज, ये पहले रो में था ना, इसको कॉलम बना दिया, ये रो में था, इसको कॉलम बना दिया। अब वैल्यू कैलकुलेट करो, अब अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस का 6, और 4 माइनस 6 आया तो फिर माइनस का 2 हो गया। समझ गए बात को? अगर इसको क्या बोला जाता है, एक नाम याद रख लेना, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज को प्रपोज मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना, ट्रांसपोज है ये, प्रपोज नहीं है बेटा, है ना। परिव्रत मैट्रिक्स इसको बोला जाता है, परिव्रत बोला जाता है। अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो नो चेंज होगा आपके पास, है ना। चलो समझ गए बेटा, ये पहला आपके पास है, ठीक है, पहला। चलो जी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ये सर यूपी के अंदर आपके पास आगरा के अंदर 300 नंबर का फ्लैट, अब मयूर कॉम्प्लेक्स में, ये आपके नाम जाके रोक लेना,
किसी सारणी की दो आसन पंक्तियों या स्तंभों को बदलने पर, मतलब एक रो को दूसरी रो से, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से, तब आपके पास साइन में चेंज होता है। मान लो कि एक आपकी थी पहले, है ना, अगर उसकी जगह जब दूसरी आएगी तो आपका नाम बदनाम तो होगा। तो यहाँ पे समझो बात को, समझ गए ना। अरे भाई साहब एक है आपकी पहले से, उसको आपने इंटरचेंज किया, तो जा तेरी जगह दूसरी आएगी, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। तो वही बात है, यहाँ पर साइन के अंदर चेंज होता है। अगर आपने कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो साइन चेंज होगा। समझना कैसे, एक नमूना देखो, नमूना देखो, नमूना। रो को आपस में इंटरचेंज, रो को दूसरी रो से, कॉलम को दूसरे कॉलम से। पहले वाला क्या था, पूरी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। समझना दोनों में फर्क है कि सर मेरे पास ऐसा था कि एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 है ना, इसकी वैल्यू अगर मैंने निकाली तो क्या आया, 4 माइनस का 6। सर ये मेरे पास जो आया वो आया माइनस का 2। अब मैंने एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया। ये है मेरे पास पहली वाली, ये है मेरे पास पहली वाली रो 1, ये है आपके पास रो 2, ये पहला कॉलम है जिसको C1, ये दूसरा कॉलम है जिसको नाम दिया C2। अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, R1 को तो ले जाओ R2 की जगह, R2 को R1, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो इन दोनों को इंटरचेंज, इसको ऊपर इसको नीचे, तो इसका मतलब सर 3 4 1 और 2 आएगा। आगे क्या बात समझ में। अब वैल्यू निकाल लो आप इसकी क्या आती है। आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो सर 6 माइनस 4, बड़ा गजब हो गया सर, ये तो है बड़ा गजब हो गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है, इज्जत खराब हो गई। अब देखो दूसरा नमूना, इसी के अंदर कॉलम इंटरचेंज। मान लो कि पहले कॉलम की जगह लिखा आपने दूसरा कॉलम और दूसरे कॉलम की जगह लिखा पहला कॉलम, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज। ये तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 1 और 3, ये चेंज कर दिया है सर अपन ने किसको, कॉलम को चेंज कर दिया। पहले ऊपर नीचे हुए थे, अब साइड में, है ना, ऐसे। तो क्या होगा सर, वैल्यू आपके पास 6 माइनस का 4 और क्या आ गया आपके पास 2। तो आप बात को समझ गए होंगे कि सर इसमें तो फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क तभी आता है जब फर्क पड़ता है। समझ गए बेटा। 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 के अंदर वैल्यू जो कैलकुलेट अपन करेंगे ना, तो थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, आराम से काम उसमें भी होगा, ठीक है ना। ये आप अभी तो एग्जाम्पल से इसमें समझ लो, जब 3 इंटू 3 आएगा तो भी बता देंगे। समझ गए क्या? अच्छा चलो भाई, किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो मुझे भी दे दो, मेरे पास भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्या बात है। चलो जी, बहुत बढ़िया। हमें हिंदी पढ़ना नहीं आती है अभी यार, क्या करूं मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश के अंदर भी बोल रहा हूं। समझ लो प्रॉपर्टी, है ना, समझ लो प्रॉपर्टी। चलो जी, ये वाली है प्रॉपर्टी नंबर 3 और ये है सऊदी अरब के अंदर बुर्ज खलीफा का 200वें नंबर का जो आपके पास है ना वो। चलो समझो भाई, किसी सारणी की दो पंक्तियां समान हो तो वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे मान लो कि अब 3 इंटू 3 का नमूना लेते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर बराबर हो, सेम हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे कि सर अगर आपके पास ऐसा हो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे हो 4 5 6 ऐसा हो, सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकाल के चेक कर लो। यहाँ पे दो कॉलम दो रो आपके पास सेम है, दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आपने इसके रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन किया तो ये आएगा आपका पास क्या, 12 माइनस का 15। इसके रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन कर दिया, फिर 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा आपके पास 12 माइनस का 15, 12 माइनस का 15। इस 4 के रेस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो वो आएगा आपके पास 6 माइनस का 6। तो यहाँ से तो आपके पास क्या आया, यहाँ से आया आपके पास -3, यहाँ से आपके पास -3, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होने पर ये आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन ये आएगा आपका। समझ गए क्या बेटा, समझ गए क्या? हाँ चलो जी, समझ गए बात को कि दो रो और दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो अगर मान लो कि दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो तो वैल्यू क्या होती है, 0। आगे की प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझना, किसी सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान। बहुत ही शानदार की प्रॉपर्टी है, समझना। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो और उस डिटर्मिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी जो वैल्यू है वो उतनी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, मतलब आपने किसी को यार गिफ्ट कर दिया है,
कोई ड्रेस गिफ्ट कर दी तो यार उसकी वो थोड़ी सी बढ़िया दिखने लग जाएगी ना, तो वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। तो यहाँ पर अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर दे तो डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि सर एक ही एग्जांपल से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 ये डिटरमिनेंट था मेरे पास, है ना, और इसकी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करी थी 4 - 6, ये आ रहा था मेरे पास -2 आ रहा था। अगर मैंने मान लो कि पहला जो इसका कॉलम है, पहला जो कॉलम है C1, इस C1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले कॉलम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले कॉलम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4, और ये ऐसा का ऐसा एज इट इज रहेगा। ये दूसरा कॉलम है ना, ये मैंने सॉरी रो को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 मिनट, हाँ भाई, मैंने जो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई जो आपको करना है, मान लो कि पहले कॉलम को C1 की जगह मुझे लिखना है 2C1, मैंने पहले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये दोनों कॉलम ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो सर 8 - 12, सर इसकी जो वैल्यू है वो -4 हो गई। समझ गए क्या बात को? अरे बात को समझ गए बेटा? ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो गया? 2 से इसको मल्टीप्लाई किया था एक कॉलम को, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो अपन ऐसा करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे दूसरी जो रो है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया -3 से, ऐसा कर दिया, तो क्या होगा वैल्यू देखते हैं। दूसरी रो को -3 से मल्टीप्लाई, तो पहली रो ऐसी की ऐसी, दूसरी को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आएगा, इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? -12 -18 आपके पास आएगा, -12 + 18, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6। आंसर कितना आएगा? 6। तो समझ जाओ बात को कि यहाँ पर वैल्यू क्या थी? -2, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई किया तो सर वैल्यू भी -3 से मल्टीप्लाई होके कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ गए बात को? ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। किसी सारणिक में किसी पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ यदि 2 पदों का योग हो तो उसको 2 सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है। समझो बात को कि सर ऐसा है आपके पास कि ऐसा दे रखा है A+ का B, A1 + का B1, A2 + B2, और आपको दे रखा है A3 + का B3, A3 + B3। यहाँ पे है आपका C1, यहाँ पे है D1, यहाँ पे C2, यहाँ पे D2, यहाँ पे C3, यहाँ पे D3। ऐसा अगर आपके पास डिटर्मिनेंट अगर है, ऐसा अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है, कोई भी एक रो में या एक कॉलम में 2 टर्म अगर प्लस करके लिखी हुई है तो उसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या है? इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई प्लस में नहीं है, मतलब अटैचमेंट में होना चाहिए। तो सर यहाँ पे जो प्लस करे हुए हैं मतलब उनका ब्रेकअप आपको करना है। यहाँ पे 2 संख्याएं, 2 एक रो में या एक कॉलम में कोई भी 2 जुड़े हुए इंसान हो, उनका ब्रेकअप करके अलग अलग घर बना दो। ये तो एक ही घर में रहते हैं भी, इनका ब्रेकअप कर दो, और ब्रेकअप अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास? A1 A2 A3 तो इधर, और आपके पास ये और जो मेंबर है ना वो कॉमन रहेंगे, और मेंबर तो आपके पास कॉमन रहेंगे, D1 D2 और D3 है ना, ये आपके पास कॉमन। प्लस आप क्या कर दो, आपने क्या किया? पहले वाले एलिमेंट्स को आगे लिखा, दूसरे वाले एलिमेंट्स को आप ऐसा लिख सकते हो इसको, है ना, B1 B2 और B3, और सारे एलिमेंट ऐसे कैसे रहेंगे? C1 C2 C3 और D1 D2 और D3। समझ जाओ। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? यहाँ तक की बात आपके समझ में आई है? चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जब आपको काम में आएगा ये डिटरमिनेंट, जहाँ पे काम में आएगा मैं बता दूंगा अपने आप ही, ठीक है ना। बहुत कम काम में आती है ये प्रॉपर्टी। चलो आगे चलो, फिर आगे चलो आगे। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को एक ही राशि से मल्टीप्लाई करके जोड़े या घटाएं तो सारणी का मान नहीं बदलता है। ये क्या कहना चाहता है? ये क्या करना चाहता है कि अगर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किसी दूसरे के साथ में भेजना चाहो तो ऐसा पॉसिबल है, इससे कोई चेंजेस नहीं होगा। समझो कैसे बात है कि सर यहाँ पर आपने ये वाली जो डिटर्मिनेंट थी 1 2 3 और 4, इसकी वैल्यू जो आपने निकाली वो तो कितनी आई थी सर? -2 आई थी। ये बात सही है। अगर मैंने मान लो कि पहली जो रो आपके पास है, पहली रो है, मैंने ऐसा किया कि पहली रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी के अंदर जोड़ दिया। समझ लो बात को कि मैंने पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी के अंदर अगर जोड़ दिया तो क्या चेंज होगा? तो यहां पर मैंने को पहली रो को चेंज करना है, और वो कैसे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 और ये 4,
अब इसके अंदर दूसरी वाली रो के एलिमेंट जोड़ दो, इसमें तो 3 जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये जो 4 है ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और लेकिन ये वाले एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगे। इसका मतलब कितना आएगा, 3, 8, 3 और 4, करो देखिए वैल्यू कितनी आती है कि सर ये आएगा 12। सर ये आपके पास, एक मिनट कहीं पे मिस्टेक हो गई क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और पहली पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी के अंदर अगर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, राशि से गुणा करके जोड़े या घटाएं तो सारणी का मान नहीं बदलता है। इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा दूसरी पंक्ति को जोड़ना है, दूसरी पंक्ति को, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। एक चीज आप समझना, वापस मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ना, समझो। चलो जी कि सर ये अपने पास था कि 1 2 कि सर ये था अपने पास कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 4 था, और इसकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी तो वो कितनी आ रही थी अपने पास, -2 आ रही थी। लेकिन सर मैंने ऐसा किया कि पहली जो पंक्ति है, इस पहली पंक्ति के अंदर दूसरा जो एलिमेंट, दूसरी जो पंक्ति है उसको 2 से गुणा करके फिर जोड़ दिया, दूसरी पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले में जोड़ दिया। तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे, 1 प्लस का 6, 2 प्लस आपके पास कितना आएगा 8, और ये वाले ऐसे के ऐसे एज इट इज। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 7, ये आएगा 10, ये आएगा 3, ये आएगा आपके पास 4। ठीक है, समझो बात को कि ये आपके पास कितना हो जाएगा 28 माइनस आपके पास 30 बराबर -2। देखो समझो, कोई भी आपके पास रो है, उस रो में कोई दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए या माइनस कर दिया जाए तो ऐसा करने से कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वैल्यू वापस वो की वही आती है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहली में जोड़ दिया और फिर वैल्यू कैलकुलेट करी, वो की वही आई है। आप माइनस भी कर सकते हो, कैसे, जैसे मान लो कि मैं दूसरी रो के अंदर चेंज कर रहा हूँ, वो क्या चेंजेस है कि सर दूसरी रो में से आप पहली को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो पहली तो एज इट इज ऐसी की ऐसी, दूसरी के अंदर दूसरी में से माइनस करना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 तो पहले से ही था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपने माइनस कर दिया। पहले से क्या था 4, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। अब वैल्यू निकालते हैं क्या आएगा कि सर ये 1, ये 0, ये 2 और ये आएगा -2। इसकी सर वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास इसका -2 आएगा। बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलो जी, रीड करने में प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं है यार, जो आप प्रॉपर्टी को ध्यान से सुन तो रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे जब मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो फिर समझाऊंगा कहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो यार कम से कम। चलो जी, एक प्रॉपर्टी इसकी और है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई भी रो को अगर आपके पास, चलो समझना, मान लो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा के लिख लेना। प्रॉपर्टी नंबर 7 ऐसी है कि अगर सर आपके पास ऐसी कोई डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, यहाँ पर आपके पास a21, a22, a23, यहाँ पर आपके पास a31, a32 और a33 है ना, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। और इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर जो रो है, अगर उसी की कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर अपन प्लस करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। कैसे, अगर मान लो कि पहली पंक्ति मेरे पास ऐसी है, a11 है, a12 है, a13 है, ये मेरे पास पहली पंक्ति है, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, a11 का जो कोफैक्टर मतलब सेकंड, उसको कैपिटल A11 से लिखते हैं या F11 से, a11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने के बाद में ये वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, ये सारणी का मान आ जाता है इससे, ठीक है। अगर मान लो कि दूसरे के साथ में किया है, मान लो कि पंक्ति तो पहली है, पंक्ति तो आपके पास क्या है, पहली है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई दूसरी वाली के साथ में किया है, तो भाई साहब कई बार दूसरी वाली के साथ में बात करने से बातचीत गड़बड़ हो जाती है। दूसरी के साथ में गए काम से, खुद की के साथ में ही बात करो। तो यहां पर तो खुद का खुद के साथ में, खुद का खुद के साथ में, खुद का खुद के साथ में, दूसरी के साथ में काम मामला खत्म हो जाएगा। किसी को पता चल गया तो यहाँ पे पता चलता ही चलता है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट है आपके पास पहली रो के, और मैं जो कोफैक्टर लिख रहा हूं वो दूसरी के, इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाती है 0। दूसरी के साथ में चक्कर सर बेकार रहता है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा, हाँ ज्यादा प्रॉपर्टी
दूसरी के साथ में चक्कर नहीं चलेगा, चाहे वो कॉलम हो चाहे रो हो। और समझ लो, मान लो कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कॉलम है, कॉलम है सर मेरे पास A11, A21 और A31, ये मेरे पास क्या है कॉलम। मैंने इसी कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, इसी कॉलम का इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A21, इसका कोफैक्टर कैपिटल A31 है ना, इसका मल्टीप्लाई करने के साथ में अगर प्लस किया तब तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, सारणी का मान आता है। लेकिन अगर मेरे पास एलिमेंट तो आपके पास पहले कॉलम के हैं, लेकिन आप चक्कर चला रहे हो दूसरे के साथ में, मतलब इसका ऐसा, इसका कोफैक्टर के साथ में, इसका कोफैक्टर A12 का कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A22, इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A32, तो और ये क्या आ जाता है 0 आ जाता है। समझ गए क्या बात को, समझ गए क्या? R1 और R2 कंफ्यूजन है? अच्छा, अरे समझ में आया कि नहीं? फटाफट से एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये धमाकेदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आएगा, ऐसा छपा हुआ ही मिलेगा डायरेक्ट ही। बस ये कैपिटल A की जगह कैपिटल F आ सकता है, लेकिन आपको दिया हुआ मिलेगा कि ये जो कैपिटल A है इज द कोफैक्टर ऑफ, कैपिटल इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, कोफैक्टर है आपके पास। कैपिटल A जो है वो कोफैक्टर है, आपको कैपिटल F लिखा हुआ आएगा तो कोफैक्टर लिखा हुआ आएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। समझ गए? चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 6 को रिपीट करें। प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसी है, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में से प्लस माइनस कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो जी चलो भाई साहब आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी पूरी हो चुकी है ना, इनकी कुछ क्वेश्चंस है, तो ये प्रॉपर्टीज के बेस पे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख देता हूं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट, आपके पास क्या होगी डिटर्मिनेंट होगी, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टीज की बेस पे ही बनी हुई है। कैसी कैसी? पहली, अगर आपके पास 1 1 1 और है आपके पास A B C और एक है आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, है ना, और तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। हमेशा ध्यान रखो 1 1 1 सिंगल पावर डबल पावर हो तो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस। दूसरा, अगर आपके पास 1 1 1 A B C और आपके पास हो ऐसा A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, तो इसके अंदर आपके पास होता है A माइनस का B, B माइनस का C और C माइनस का A, और होता है A प्लस का B प्लस का C। ठीक है, ये दो डिटरमिनेंट आपको टोटल 4-5 याद रखनी है। ठीक है ना, दो तो आपके पास ये है, और तीसरा जो डिटरमिनेंट आपके पास है वो इस तरीके से होगा, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, डिटरमिनेंट दो हो चुके हैं, तीसरा जो डिटरमिनेंट है वो आपके पास ऐसा है 1 1 1, यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। अगर आपके पास डिटरमिनेंट हो ऐसा, मतलब पहले 1 1 1 फिर आपके पास डबल पावर फिर ट्रिपल पावर अगर हो, तो इस केस में जो वैल्यू होती है वो होती है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A और AB प्लस का BC प्लस का CA, AB प्लस का BC प्लस का CA। ये आपके पास डिटरमिनेंट कौन सी है? ये डिटरमिनेंट है आपके पास नंबर 3 की। चलो डिटरमिनेंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। डिटरमिनेंट नंबर 4 पे कि सर अगर ऐसा हो आपके पास ABC, BCA, CAB, अगर आपके पास ऐसा हो, है ना, ऐसा हो, ऐसा डिटरमिनेंट, तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बोली थी आपको कि क्या होता है 3ABC माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस का C क्यूब। याद हो जानी चाहिए बेटा, ये याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए बेटा। बार बार कमेंट को रिपीट मत करो, एक बार फिर से वीडियो को चला के देख लेना और सबको समझ में आता है यहाँ पे, है ना। लास्ट वाली प्रॉपर्टी को मैंने रिपीट कर दिया कि आपके पास जो भी रो हो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, और दूसरी के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 0 आता है बस। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे चलो आगे चलते हैं। अब आगे जो आपके पास है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब एप्लीकेशन कहाँ पे होता है आज ही खत्म करूंगा, बस 10 मिनट का पोर्शन हो रहा है। एप्लीकेशन कैसे करता है डिटरमिनेंट का, एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसके अंदर एक रूल है, वो है आपका क्रेमर रूल, है ना, क्रेमर रूल।
दो टाइप के रूल होते हैं। एक तो लगता है मैट्रिक्स में जो रूल लगता है उसको, ये क्रेमर जो रूल होता है वो होता है किसके लिए, डिटर्मिनेंट्स के लिए। डिटर्मिनेंट्स के लिए तो कौन सा रूल होता है, क्रेमर रूल। और एक लगता है आपका मैट्रिक्स प्रिंसिपल। मैट्रिक्स प्रिंसिपल इसका मतलब होता है मैट्रिक्स प्रिंसिपल, ये लगता है आपका मैट्रिक्स के अंदर, है ना। आव्यूह सिद्धांत मैट्रिक्स प्रिंसिपल ये मैट्रिक्स में, क्रेमर रूल लगता है आपका डिटर्मिनेंट में। आगे बात समझ में क्या होता है जरा समझिएगा। अगर मान लो कि आपके पास ऐसा दे रखा हो कि बाई वेरिएट अगर आपके पास हो, ऐसा हो a1x प्लस का b1y और बराबर आपके पास हो c1, और एक हो आपके पास a2x प्लस का b2y और प्लस आपके पास अगर c2 हो, ऐसा हो a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y और प्लस बराबर आपके पास अगर c2 हो, मतलब दो वेरिएबल की अगर कोई इक्वेशन हो तो इसके अंदर अपन तीन चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ जो मेरे पास है वो है डेल। डेल की जो वैल्यू होती है वो है a1, b1, a2 और b2, ये है सर आपके पास डेल। एक होता है आपके पास डेल वन। डेल वन का मतलब होता है कि पहला जो आपके पास कॉलम है इसको आप कांस्टेंट से रिप्लेस करो। कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे तो ये आएगा c1, c2, यहाँ पर b1 और क्या आएगा b2। इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सबकी। और डेल टू का मतलब है दूसरा जो कॉलम है इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। c1, c2 ये होगा आपके पास a1 और a2। ये वैल्यू आने के बाद में कि डेल वन डेल टू तो ये सारे ऐसे हुए। इससे अगर अपन x की वैल्यू चाहें तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास डेल वन अपॉन डेल, और y की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है डेल टू अपॉन डेल। ये आपके पास x और y की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास डेल बराबर 0 आ जाता है, डेल बराबर 0, तो इस केस के अंदर अपन सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको और सही से समझ में आ जाएगा। कंडीशंस की कंडीशंस क्या क्या होगी, चलो अगले वाले पे लिखता हूँ यार। इसकी अगर आपके पास डबल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल अगर आपके पास है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। तो पहली कंडीशन इसकी ऐसी है कि a1 अपॉन a2 बराबर अगर आपके पास b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1 अपॉन c2 आ जाए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर आ जाता है तो इस केस में क्या होता है, ये क्या होता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर नो सॉल्यूशन। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू यदि b1 अपॉन b2 आ जाए तो इस केस के अंदर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। तीसरी बात अगर मैं करूं कि अगर आपके पास a1 अपॉन a2 ये आपके पास बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, तीसरा भी अगर c1 अपॉन c2 आ जाए तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, जिन के अंदर सॉल्यूशन निकलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिनमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ निकला, सॉल्यूशन निकला आपके पास इन दोनों के अंदर। ये जो होता है इसको बोला जाता है क्या, कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत हल, और इसको क्या बोला जाता है, इसको एक दूसरा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट, है ना, असंगत हल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हल होते हैं। सॉल्यूशन जिन में भी निकलते हैं उनको बोला जाता है कंसिस्टेंट, और जिनमें नहीं निकलता है उनको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास के अंदर सब कुछ करवा दूंगा आपको, है ना, प्रैक्टिस क्लास में सब कुछ करवा दूंगा इनसे रिलेटेड। अब अगर मान लो कि 3 इंटू 3 किया जाए तो 3 इंटू 3 में क्या होता है, इक्वेशन ऐसी आएगी आपके पास a1x प्लस आपके पास b1y प्लस का c1z बराबर आपके पास d1। और आपके पास वैसे तो देखो सवाल ही नहीं है 3 इंटू 3 आने का, लेकिन फिर भी मान लो कोई कंडीशन अगर पूछ ली जाए तो वो रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। a3x प्लस b3y प्लस आपके पास c3z और बराबर अगर आपके पास d3 हो। ये आपके पास 3 वेरिएबल अगर वाली कोई इक्वेशन अगर हो तो इस केस में सबसे पहले मैं काउंट करूंगा डेल, और डेल का मतलब है आपके पास a1 b1 c1, यहाँ पर होता है a2 b2 c2, यहाँ पर होता है a3 b3 और c3,
ये होता है डेल। डेल 1 का मतलब होता है, डेल 1 का जो मतलब होता है वो होता है पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, D1 D2 और D3। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास B1 B2 और B3, यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 और C3, ठीक है। और एक बात है आपके पास डेल 2। डेल 2 जो होता है उसका मतलब है दूसरे कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना। दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे तो ये पहला A1 A2 A3 ये तो एज इट इज, यहाँ पे आपके पास D1 D2 और D3, यहाँ पे C1 C2 और C3, ये आपके पास पहला दूसरा A1 ये डेल 1 डेल 2 ये आ गया। डेल 3 जो आपके पास होता है उसका मतलब होता है तीसरे कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस, ये आएगा A1 A2 A3, यहाँ पे B1 B2 और B3, यहाँ पे आपके पास D1 D2 और D3, ऐसा आपके पास होगा। बात आपके समझ में आई होगी। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करने का वही जरिया है कि x के बराबर जो आपके पास होता है वो होता है डेल 1 अपॉन डेल, और y के बराबर होता है आपके पास डेल 2 अपॉन डेल, और z के बराबर होता है आपके पास डेल 3 अपॉन डेल। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। x y z की जो वैल्यू होगी, प्रैक्टिस क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या है, प्रैक्टिस क्लास का टाइमिंग 2:30 PM पे क्लास, क्योंकि आज क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 2:30 PM पर मैथ का प्रैक्टिस सेशन होगा, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ इसी का प्रैक्टिस सेशन 2:30 PM पर होगा, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें कंडीशन होती है वो देख लो, ठीक है। चलो देख लो ये कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस होती है, समझना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो डेल ज्ञात करना, डेल कैलकुलेट कर लिया। डेल अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, डेल अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। डेल अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट अपन कर पाएंगे। लेकिन अगर डेल ही जीरो जो करना था वो उसने ही धोखा दे दिया, डेल बराबर ही अगर 0 आ गया तो ऐसे केस में अगर अपन डेल 1 डेल 2 डेल 3 कैलकुलेट करेंगे, अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 अगर सारे के सारे 0 हो गए तो उस केस के अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे। लेकिन अगर पूरे में से या फिर कम से कम एक ही 0 हुआ, कोई भी एक 0 हो गया, तब आपके पास उस निकाय क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कोई भी हल नहीं होगा। फिर से पीडीएफ दे दूंगा मैं अभी, है ना, पीडीएफ दे दूंगा, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, फिर से सुनना। चलो मैं अलग आपको बताता हूँ इसको लेकर, है ना। सबसे पहले आपने डेल कैलकुलेट कर लिया, डेल कैलकुलेट कर लिया। पहली कंडीशन है, अगर आपके पास पहली कंडीशन, चलो यहाँ पे इसकी दो कंडीशन होगी डेल की। ये जो डेल है वो या तो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 या फिर जो डेल है वो क्या होगा 0। अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल, और जहां जहां पे अपन हल कैलकुलेट कर पाते हैं वो होता है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, है ना, ये मैथ के अंदर हर जगह याद रखना कि जहां जहां पे सॉल्यूशन काउंट कर पाते हैं उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, जहां सॉल्यूशन ही काउंट नहीं कर पाते वो इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है। लेकिन इस केस के अंदर दो गणित होती है। अगर आपके पास डेल 1 डेल 2 डेल 3 अगर ये भी 0 निकल गए, डेल बराबर तो 0 है, और अगर ये तीनों के तीनों ही 0 निकल गए, तब जो सॉल्यूशन आपके पास होगा वो तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और सॉल्यूशन तो निकल ही रहा है, और सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत हल होगा। लेकिन अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम कम एक अशून्य अगर ऐसा आ जाए, नॉन जीरो अगर आ जाए, तो जो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और जब जो सॉल्यूशन नहीं निकलते तब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। आ गई क्या बात समझ में? मैट्रिक्स वाला दे दिया बेटा मैंने, समझ गए क्या बेटा? चलो जी, अब यहाँ तक की क्लास आपकी खत्म हुई। मैंने सब कुछ आपको डिटरमिनेंट से रिलेटेड पढ़ा दिया, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की क्लास में 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में कराऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, इनसे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ठीक है। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। और बिना बेटा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ ली, प्रैक्टिस नहीं करी, सब कुछ डावाडोल है, समझ गए बात को? चलो जी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट मेरी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन आपके पास आने वाला है, इंग्लिश की क्लास आने वाली है, ठीक है। टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट देते हैं क्लासों के बारे में, ठीक है बेटा। चलो जी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।